हेलो फ्रेंड्स, एग्री जीपीवी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग अगेन यूपीटीए एग्जाम के लिए 40 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे 3 जो है बोनस क्वेश्चन रहेंगे। ये जो सेशन है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस सेशन से कम 10 क्वेश्चन जो है आपके यूपीटीए के एग्जाम में आएंगे, ऐसा जो है मेरा मानना है। आप लोग वीडियो को देखेंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि कम से कम जब आप एग्जाम दे करके आएंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ से 10 क्वेश्चन जो है आपके आने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पे हमने सीड टेक्नोलॉजी का पोर्शन रखा हुआ है, यहाँ पे हमने जेनेटिक्स का पोर्शन रखा हुआ है, यहाँ हमने प्लांट ब्रीडिंग का पोर्शन रखा हुआ है। साथ ही साथ जो है वीड साइंस का भी क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जैसा कि आप सेकंड नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ जितने भी ऑप्शन होंगे उनको भी डिस्कस करेंगे। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। काफ़ी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, व्हेन होमोलॉगस क्रोमोसोम फेल टू पेयर इन प्रोफेज ऑफ मियोसिस द फिनोमिना इज नोन एज। तो ये कह रहे हैं कि देखिए, आपको पता है कि मियोसिस में क्या होता है कि प्रोफेज के दौरान, प्रोफेज स्पेशली फर्स्ट प्रोफेज की जाइगोटीन में क्या होता है, होमोलॉगस क्रोमोसोम जो है पेयर करते हैं। लेकिन अगर ये क्रोमोसोम पेयर नहीं कर पा रहे हैं, फेल हो जा रहे हैं पेयर करने में, तो इनको क्या बोलेंगे, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे एसिनेप्सिस। जैसा कि आपको पता है, जो होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच में जो पेयरिंग होती है उसको हम सिनेप्सिस बोलते हैं, जो कि जाइगोटीन स्टेज के दौरान आपको देखने को मिलती है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि सिनेप्सिस जो होती है, होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच में जो पेयरिंग होती है, वो प्रोफेज फर्स्ट की किस स्टेज में देखने को मिलती है। तो ये जाइगोटीन स्टेज में देखने को मिलती है। आपको पता है जाइगोटीन स्टेज में जो है आपको सिनेप्सिस देखने को मिलती है, और जाइगोटीन स्टेज में ही सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन भी आपको देखने को मिलता है। तो जब होमोलॉगस क्रोमोसोम पेयर नहीं कर पाते हैं, फेल हो जाते हैं पेयरिंग में, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं एसिनेप्सिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। डी सिनेप्सिस क्या होगा, जैसे पेयरिंग हो गई उसके बाद जो है क्रोमोसोम अनपेयर्ड हो गए तो उसको हम क्या बोलेंगे, डी सिनेप्सिस बोलेंगे। नॉन डिसजंक्शन एंड डिसजंक्शन क्या होगा, देखिए एनाफेज के दौरान क्रोमोसोम क्या होते हैं, एक दूसरे से सेपरेट होकर के अपोजिट पोल की तरफ जो है मूव करते हैं। आपको पता है मेटाफेज के दौरान जो है क्रोमोसोम इक्वाटोरियल प्लेट पे अरेंज हो जाते हैं, और ये एनाफेज के दौरान जो है अपोजिट पोल की तरफ मूव करने लगते हैं। इस तरीके से जब ये अपोजिट पोल की तरफ मूव करते हैं तो इनके मूवमेंट को ही हम क्या बोलते हैं, डिसजंक्शन बोलते हैं। अगर क्रोमोसोम जो है नॉर्मल सेपरेशन शो कर रहे हैं एट द टाइम ऑफ एनाफेज, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिसजंक्शन बोलेंगे। अगर इनमें जो है सेपरेशन नहीं हो पा रहा है तो इसको हम नॉन डिसजंक्शन बोलेंगे। तो इन चारों टर्मिनोलॉजी को आप समझ गए होंगे। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, कह रहा है कि आर्जीमोन मैक्सिकाना इज एन ऑब्जेक्शनेबल वीड। देखिए ऑब्जेक्शनेबल वीड क्या, कौन से होते हैं। ऑब्जेक्शनेबल वीड का मतलब होता है कि ऐसे वीड जो कि ऐसे सीड प्रोड्यूस करेंगे जो कि मेन क्रॉप, जो हमारी क्रॉप है, उससे मिलते जुलते होंगे, और अगर उसमें मिल जाते हैं तो इनको सेपरेट करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो आर्जीमोन मैक्सिकाना, जिसको हम सत्यानाशी बोलते हैं, ये जो है रैपसीड एंड मस्टर्ड का एक ऑब्जेक्शनेबल वीड है, क्योंकि इसके जो सीड होते हैं ये रैपसीड मस्टर्ड की तरह ही होते हैं, और अगर ये रैपसीड मस्टर्ड के सीड में मिल जाते हैं तो इनको सेपरेट करना बहुत ही मुश्किल होता है। ऑब्जेक्शनेबल इसलिए है क्योंकि ये जो आर्जीमोन मैक्सिकाना के सीड होते हैं ये न्यूरोटॉक्सिन होते हैं एक प्रकार से। तो ये मनुष्य में जो है लेप्रोसी काज करते हैं, बहुत ही खतरनाक जो है बीमारी है। तो इस वजह से इसके सीड क्या है, ऑब्जेक्शनेबल है। ये जो है मेन क्रॉप में मिले नहीं होने चाहिए। अब हम कुछ और क्रॉप के भी जो है ऑब्जेक्शनेबल वीड डिस्कस कर लेते हैं। जैसे वीट का जो ऑब्जेक्शनेबल वीड है वो क्या है, हिरनखुरी है। वीट का जो वीट का जो ऑब्जेक्शनेबल वीड है वो क्या है, हिरनखुरी है। बार्ले में भी हिरनखुरी ही जो है देखने को मिलता है ऑब्जेक्शनेबल वीड। हिरनखुरी को बोलते हैं कॉन्वोल्वुलस अर्बेंसिस। ये वीट एंड बार्ले का ऑब्जेक्शनेबल वीड माना जाता है। वाइल्ड ओट जो होता है ये ओट का ऑब्जेक्शनेबल वीड माना जाता है। वाइल्ड ओट को हम अवेना फटुआ बोलते हैं।
कासनी जो होता है चिकोरी, जिसको चिकोरियम इंटाइबस बोलते हैं, ये ल्यूशर्न या फिर बरसीम का ऑब्जेक्शनेबल वीड होता है। डोडर, जिसको हम कस्क्यूटा स्पीसीज बोलते हैं, ये ल्यूसर्न का ऑब्जेक्शनेबल वीड होता है। वाइल्ड अनियन जो होता है ये अनियन का ऑब्जेक्शनेबल वीड होता है। और सेंजी जो होता है, जिसको मेलिलोटस स्पीसीज बोलते हैं, ये मेथी का या फिर फेनुग्रीक का ऑब्जेक्शनेबल वीड होता है। तो ये हमने ऑब्जेक्शनेबल वीड के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, ब्रीडर सीड इज द प्रोजेनी ऑफ। तो ब्रीडर सीड देखिए, आपको पता है कि सबसे टॉप पे हम किसको रखते हैं, न्यूक्लियस सीड। न्यूक्लियस सीड में 100% जेनेटिक एंड फिजिकल प्योरिटी होती है, आपको पता है। ये डायरेक्टली ब्रीडर के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है और ये रिसर्च फार्म पे प्रोड्यूस किया जाता है, बहुत ही लेस क्वांटिटी में होता है। इसके लिए किसी प्रकार का कोई सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं होता है, तो इसके लिए किसी प्रकार का कोई टैग रिक्वायर्ड नहीं होता, इसके लिए किसी प्रकार का कोई लेबल रिक्वायरमेंट नहीं होता है। ये आपको पता है, न्यूक्लियस सीड डायरेक्टली जो है ब्रीडर के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। नेक्स्ट जो है, इसकी प्रोजेनी क्या होती है, इसकी प्रोजेनी होती है ब्रीडर सीड। न्यूक्लियस सीड की प्रोजेनी क्या होती है, ब्रीडर सीड। ब्रीडर सीड जो होता है ये ब्रीडर के सुपरविजन या फिर साइंटिस्ट के सुपरविजन में प्रोड्यूस किया जाता है, रिसर्च फार्म पे ही प्रोड्यूस किया जाता है। इसमें भी 100% जेनेटिक एंड फिजिकल प्योरिटी देखने को मिलती है। तो न्यूक्लियस सीड का प्रोजेनी कौन है, ब्रीडर सीड है। तो ब्रीडर सीड इज द प्रोजेनी ऑफ न्यूक्लियस सीड। ब्रीडर सीड में हम टैग जो यूज करते हैं ये गोल्डन येलो कलर का होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। तो टैग का साइज जो होता है यहाँ पे ब्रीडर सीड के लिए ये 12x6 का होता है, 12x6 सेंटीमीटर का होता है। जबकि अदर जो है केस में, चाहे वो फाउंडेशन सीड हो, चाहे वो रजिस्टर्ड सीड हो, चाहे वो सर्टिफाइड सीड हो, उसके केस में 15x7.5 सेंटीमीटर का जो है टैग यूज होता है। लेबल जो होता है ये 12x6 का ही यूज होता है, 12x6 सेंटीमीटर का यूज होता है लेबल साइज। जबकि टैग साइज जो है अदर के लिए 15x7.5, जबकि ब्रीडर सीड के लिए जो है 12x6 का होता है। अब ब्रीडर सीड के बारे में और कुछ जान लेते हैं। तो ब्रीडर सीड के बारे में हमने जाना कि ये न्यूक्लियस सीड की प्रोजेनी है। ब्रीडर सीड जो होता है ये ब्रीडर के सुपरविजन में, स्ट्रिक्ट सुपरविजन में प्रोड्यूस किया जाता है। इसकी मॉनिटरिंग के लिए कंसर्निंग ब्रीडर आता है। नेशनल सीड कॉर्पोरेशन से जो है एक सदस्य आता है और एक स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी से एक सदस्य आता है। तो इस तरीके से मतलब पूरे जो है कंप्लीट टीम के अंदर जो है ये ब्रीडर सीड प्रोड्यूस किया जाता है, रिसर्च फार्म पे ही ये प्रोड्यूस किया जाता है। अब क्वेश्चन आता है कि ब्रीडर सीड की प्रोजेनी कौन सी है। ब्रीडर सीड की प्रोजेनी है फाउंडेशन सीड। ब्रीडर सीड की प्रोजेनी कौन है, फाउंडेशन सीड है। फाउंडेशन सीड जो होता है ये जो प्रोड्यूस किया जाता है ये सीड मल्टीप्लिकेशन फार्म पे प्रोड्यूस किया जाता है, जो कि यूनिवर्सिटी होते हैं, इंस्टीट्यूट होते हैं, इसके सीड मल्टीप्लिकेशन फार्म पे प्रोड्यूस किया जाता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और यहाँ पर भी जो है ये सुपरविजन में प्रोड्यूस किया जाता है, ब्रीडर के सुपरविजन में प्रोड्यूस किया जाता है। ये रिसर्च फार्म पे नहीं प्रोड्यूस किया जाता है, ये सीड मल्टीप्लिकेशन फार्म पे प्रोड्यूस किया जाता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी होती है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, और जो एग्रीकल्चर के इंस्टीट्यूट होते हैं वहाँ पर ये प्रोड्यूस किया जाता है फाउंडेशन सीड। फाउंडेशन सीड के लिए जो टैग कलर हम यूज करते हैं ये वाइट कलर का होता है। वाइट कलर का टैग फाउंडेशन सीड के लिए यूज किया जाता है। 15x7.5 सेंटीमीटर का जो है इसके लिए टैग का साइज होता है। 12x6 का जो है इसके लिए लेबल का साइज रखा जाता है। फाउंडेशन सीड ब्रीडर सीड का ही जो है एक क्या है, प्रोजेनी है। ब्रीडर सीड की एक प्रोजेनी है। फाउंडेशन सीड का सर्टिफिकेशन होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो फाउंडेशन सीड आल्सो ए सर्टिफाइड सीड। फाउंडेशन सीड एक प्रकार का सर्टिफाइड सीड ही होता है, और सर्टिफाइड सीड तो सर्टिफाइड सीड है ही। फाउंडेशन सीड दो तरीके का होता है, फाउंडेशन सीड स्टेज फर्स्ट एंड फाउंडेशन सीड स्टेज सेकंड। जो ब्रीडर से डायरेक्टली प्रोड्यूस किया जाता है उसको हम फाउंडेशन सीड फर्स्ट बोलते हैं, और जो फाउंडेशन सीड फर्स्ट से प्रोड्यूस किया जाता है, अगर सीड की अवेलेबिलिटी उतनी नहीं होती तो उसको हम बोलते हैं फाउंडेशन सीड सेकंड। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब फाउंडेशन सीड की जो जेनेटिक एंड फिजिकल प्योरिटी होती है, फाउंडेशन सीड की जो जेनेटिक प्योरिटी रिकमेंड की जाती है वो रिकमेंड की जाती है 99.8%, 99.8%। ठीक है, और फिजिकल प्योरिटी जो है ये क्रॉप टू क्रॉप वेरी करती है। जैसे अगर हम ओकरा की बात करें तो 99% होता है फिजिकल प्योरिटी। रागी की बात करें, फिंगर मिलेट की बात करें तो 97% होता है। कैरेट की बात करें तो 95% होता है। इस तरीके से अलग अलग क्रॉप्स के लिए ये वेरी करता है। उम्मीद है कि ये चीज़, अभी इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, अभी अगला क्वेश्चन आएगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी।
अब देखिए पहले क्या था, पहले फाउंडेशन सीड से रजिस्टर्ड सीड भी प्रोड्यूस किया जाता था। पहले इंडिया में जो है फाउंडेशन सीड से रजिस्टर्ड सीड भी प्रोड्यूस किया जाता था। तो रजिस्टर्ड सीड किसकी प्रोजेनी हो गई, फाउंडेशन सीड की प्रोजेनी हो गई। रजिस्टर्ड सीड के लिए हम जो टैग कलर यूज करते थे वो हम पर्पल कलर का यूज करते थे। जो टैग कलर यूज करते थे वो पर्पल कलर का यूज करते थे। टैग का साइज वही 15x7.5 और लेवल का साइज 12x6 का। लेकिन अभी रजिस्टर्ड सीड हमारे यहाँ प्रोड्यूस नहीं किया जाता है। ये एक एडिशनल स्टेप था, ये इसको हटा दिया गया है। अब रजिस्टर्ड सीड से प्रोजेनी कौन बनाई जाती थी, सर्टिफाइड सीड। लेकिन अभी चूंकि ये प्रोड्यूस नहीं किया जाता तो फाउंडेशन सीड की प्रोजेनी कौन हो गई, सर्टिफाइड सीड। फाउंडेशन सीड की प्रोजेनी क्या हो गई, सर्टिफाइड सीड। तो सर्टिफाइड सीड इज द प्रोजेनी ऑफ फाउंडेशन सीड। अब सर्टिफाइड सीड के लिए टैग कलर कौन सा यूज किया जाता है, इसके लिए हम टैग कलर यूज करते हैं ब्लू, एज्योर ब्लू। इसके लिए हम टैग कलर यूज करते हैं एज्योर ब्लू। साइज वही होगा 15x7 और लेवल का साइज होगा 12x6 सेंटीमीटर। उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। जेनेटिक प्योरिटी कितना रिक्वायर्ड होता है, जेनेटिक प्योरिटी इसके लिए 99.5% रिक्वायर्ड होता है मिनिमम। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अच्छा, सर्टिफाइड सीड प्रोड्यूस कहाँ होता है, सर्टिफाइड सीड जो प्रोड्यूस होता है ये प्रोग्रेसिव फार्मर्स के फील्ड पे प्रोड्यूस होता है। और यही जो सीड होता है, सर्टिफाइड सीड जो होता है, यही फार्मर्स को कॉमर्शियल लेवल पे सीड ग्रो करने के लिए प्रोवाइड किया जाता है। उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से हर बार क्वेश्चन जो है देखने को मिलता है। ये 3 क्वेश्चन जो हम लोगों ने डिस्कस किया है, यहाँ से मेरा मानना है कि यहाँ से 3-4 क्वेश्चन जो है आपके आ जाते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब जो है चलते हैं नेक्स्ट। इसका एक एक क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अब देखिए, जैसा कि हमने आपको बताया, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन उसी से रिगार्डिंग आ गया, सर्टिफिकेशन इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर। देखिए सर्टिफिकेशन हमने आपको बताया कि जो न्यूक्लियर सीड होता है इसके लिए सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं होता है, जबकि फाउंडेशन सीड के लिए सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड होता है, सर्टिफाइड सीड के लिए सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड होता है। तो फाउंडेशन सीड एंड सर्टिफाइड सीड ये जो है सर्टिफाइड सीड ही होते हैं, मतलब इनके लिए सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड होता है, जबकि न्यूक्लियर सीड के लिए सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, इन सनफ्लावर प्रोडक्शन ऑफ फाउंडेशन सीड रिक्वायर्स एंड आइसोलेशन डिस्टेंस ऑफ। तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही आते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए सनफ्लावर के लिए ये जो है 400 होता है, सनफ्लावर के लिए ये 400 होता है फाउंडेशन सीड के लिए। अगर सर्टिफाइड सीड प्रोड्यूस करना है तो ये 200 होता है सनफ्लावर के लिए। और कौन कौन सी फसलों के लिए होता है 400 एंड 200। देखिए सनफ्लावर के अगर हम ऊंचाई, मतलब एक आइडिया आपको दे रहे हैं, ऊंचाई अगर देखें तो इसकी ऊंचाई के और कौन सी क्रॉप है, जैसे मेज है मतलब मक्का है, उसका भी 400-200 होता है। जैसे सौरगम है उसका भी 400-200 होता है। जैसे कि चिली है उसका भी 400-200 होता है। जैसे ओकरा है उसका भी 400-200 होता है। रैप सीड मस्टर्ड है उसका भी 400-200 होता है। तो रैप सीड मस्टर्ड हो गया, मेज हो गया, सौरगम हो गया, सनफ्लावर हो गया, चिली हो गया, ओकरा हो गया, इन सभी का 400-200 ही होता है, ये आपको याद रखना है। अब 200 जो होता है ये फाउंडेशन सीड किस में रिक्वायर्ड होता है, 200 जो होता है ये फाउंडेशन सीड। अगर हम बात करें हाइब्रिड राइस अगर हमको प्रोड्यूस करना है तो हाइब्रिड राइस के लिए जो है 200 मीटर रखा जाता है। हम सेंटीमीटर बोल रहे थे शायद, तो सेंटीमीटर नहीं, ये मीटर होता है। ठीक है, तो 200 मीटर जो है फाउंडेशन सीड अगर प्रोड्यूस करना है हाइब्रिड राइस का, और अगर सर्टिफाइड सीड प्रोड्यूस करना है हाइब्रिड राइस का तो 100 मीटर रखा जाता है। तो 200 होता है वहाँ पे। उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। वैसे नॉर्मली जो राइस का प्रोडक्शन होता है उस राइस, व्हीट, बार्ले, ओट, ग्राउंड नट, सोयाबीन, इनका 3-3 होता है। फाउंडेशन के लिए भी 3 और सर्टिफाइड के लिए भी 3। मोस्टली जो सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स होती हैं उनके लिए आइसोलेशन डिस्टेंस जो होता है वो कम होता है नॉर्मल सीड प्रोडक्शन के लिए। पोटैटो का 5 होता है। पोटैटो जो होता है इसके लिए फाउंडेशन के लिए भी 5 और सर्टिफाइड के लिए भी 5। कॉटन अगर हाइब्रिड की बात करें तो 50-30 होता है, 50 फॉर फाउंडेशन एंड 30 फॉर सर्टिफाइड। अगर हम टोमेटो की बात करें तो ये 50-25 होता है, 50-25 होता है फाउंडेशन के लिए, 50 एंड 25 जो है सर्टिफाइड सीड के लिए। अनियन में जो है ये 1000 होता है, अनियन में जो है ये 1000 होता है। तो उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, फिजिकल प्योरिटी ऑफ 95% इज परमिसिबल फॉर द फाउंडेशन एंड सर्टिफाइड सीड ऑफ
तो ये कैरेट के लिए, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि 95% जो है कैरेट के लिए रिकमेंडेड होती है फिजिकल प्योरिटी। तो अ, अब देखिए और भी क्रॉप हैं तो उनके लिए कौन कौन सा जो है रिकमेंड होता है। तो देखिए मोस्टली जो आयल सीड है, जैसे कि हम सोयाबीन को रख सकते हैं, ग्राउंडनट को रख सकते हैं। इनके लिए जो जैसे आयल सीड हो गया, ठीक है, आयल सीड हम आपको बता देते हैं, आयल सीड हो गया, सोयाबीन हो गया, जूट हो गया, मिलेट हो गया, रागी हो गया, रागी उसी में मिलेट में आ जाएगा। तो आयल सीड हो गया, सोयाबीन हो गया, जूट हो गया और मिलेट हो गया। इनके लिए 97% फिजिकल प्योरिटी चाहिए होती है, याद कर लीजिए। आयल सीड हो गया, सोयाबीन हो गया, जूट हो गया, मिलेट हो गया, इसके लिए 97%। कैरेट के लिए हमने आपको बता दिया 95%। ओकरा और कुकुरबिट्स के लिए सबसे ज़्यादा जो है 99% फिजिकल प्योरिटी रिकमेंड की जाती है। ग्राउंड नट के लिए जो रहती है, ग्राउंड नट के लिए जो है ये रहती है 96%। हमने शायद इसमें मिला दिया था क्या ग्राउंड नट, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया। तो ग्राउंड नट के लिए आप याद करिए 96%, ठीक है, ग्राउंड नट के लिए 96%, अलग से जो है ये लिख लीजिए। ग्राउंड नट के लिए 96%, ओकरा एंड कुकुरबिट्स के लिए 99%, आयल सीड, सोयाबीन, जूट, मिलेट एंड रागी, फिंगर मिलेट, उसको भी मिलेट में कंसिडर करेंगे 97%। कैरेट की बात करेंगे तो 95%, ठीक है। कैरेट और स्पाइनच ये भी जो है 95% के कैटेगरी में आ जाएगा। बाकी जो है अदर क्रॉप्स, इसके अतिरिक्त अगर जो बच रही हैं क्रॉप, उनका जो है मैक्सिमम 98% होता है। तो उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे याद करने वाला यही है, रागी का पूछ लेता है तो रागी का 97%, कैरेट का पूछ लेता है तो 95%, ग्राउंड नट का पूछता है 96%, मोस्टली जो क्रॉप्स होती हैं उसका 98%, लेकिन ओकरा एंड कुकुरबिट्स का पूछता है तो इसका 99%, ओकरा एंड कुकुरबिट्स का 99%। तो ये थोड़ा सा एक्सेप्शन है, इसके लिए इनसे पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है द टाइप ऑफ सेल डिवीजन टेक प्लेस इन द सेल्स ऑफ सोमैटिक टिश्यूज। तो सोमैटिक टिश्यूज में आपको पता है कि माइटोसिस होता है। माइटोसिस में क्या होता है, एक सेल से दो सेल का फॉर्मेशन होता है। जो सेल डिवाइड होती है उसको हम पेरेंट सेल बोलते हैं, जो नई सेल बनती है उसको डॉटर सेल बोलते हैं। यहाँ पे अगर 2n क्रोमोसोम है तो यहाँ पर भी 2n क्रोमोसोम होते हैं। माइटोसिस होती है, ये जो है हमारी जो सोमैटिक सेल्स हैं, जिसमें जैसे कि हमारी हाथ पैर की कोशिकाएं, या फिर पौधों की बात करें तो स्टेम की कोशिकाएं, लीफ की कोशिकाएं, पेटल्स, कैलिस की कोशिकाएं, ठीक है। तो ये सब कैसी कोशिकाएं होती हैं, ये सोमैटिक सेल्स होती हैं, या फिर हम सोमैटिक टिश्यू भी बोल सकते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स, ठीक है। तो यहाँ पे जब किसी प्रकार का कोई डैमेज होता है, वुंड हो जाता है, घाव हो जाता है, तो उसको रिपेयर करने के लिए माइटोसिस की प्रक्रिया जो है होती है। माइटोसिस की जो प्रक्रिया होती है ये माइक्रोस्पोर एंड मेगा स्पोर से माइक्रोगैमीट एंड मेगा गैमीट बनने में भी जो है माइटोसिस का ही रोल होता है। तो उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, मियोसिस से ही है। क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस ड्यूरिंग विच सब स्टेज ऑफ मियोसिस। तो ये देखिए मियोसिस में फर्स्ट मियोसिस जो होती है उसकी प्रोफेज फर्स्ट, इसकी जो है प्रोफेज फर्स्ट जो होती है, इसमें जो है अलग अलग स्टेज होती है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेचिटीन, डिप्लोटीन, इसके बाद होता है डायाकाइनेसिस। ये भी जो है आप लोग याद रखिए, ये सीक्वेंस होता है, सबसे पहले लेप्टोटीन होता है, फिर जाइगोटीन होता है, फिर पेचिटीन होता है, फिर डिप्लोटीन होता है, फिर डायाकाइनेसिस होता है। ये सीक्वेंस आपसे पूछ लिया जाता है। और प्रोफेज फर्स्ट जो होती है सबसे लार्जेस्ट स्टेज होती है मियोटिक सेल डिवीजन की। हालांकि अगर सेल साइकिल की पूछता है तो सेल साइकिल की आपको मैंने बताया है G1 फेज होती है, सबसे लॉन्गेस्ट फेज। मियोसिस की या फिर माइटोसिस की अगर पूछें तो सबसे लंबी अवस्था होती है प्रोफेज अवस्था, मियोटिक डिवीजन या फिर माइटोसिस डिवीजन। सबसे लंबी अवस्था कौन सी होगी, प्रोफेज होगी। सेल साइकिल की सबसे लंबी अवस्था कौन सी होगी, ये G1 फेज होगी। डीएनए का रेप्लिकेशन किस में पाया जाएगा, डीएनए का रेप्लिकेशन माइटोसिस की बात करें तो 100% जो है एस फेज में होता है, जो कि इंटरफेज के दौरान आती है। इंटरफेज को हम रेस्टिंग फेज भी बोलते हैं और प्रिपरेटरी फेज भी बोलते हैं। इंटरफेज में G1 फेज, एस फेज और G2 फेज होता है। G1 में आरएनए और प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, एस फेज में डीएनए की सिंथेसिस होती है और G2 में आरएनए एंड प्रोटीन की ही सिंथेसिस होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आप याद रखिए। क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर है उसके
स्टडी के लिए या फिर क्रोमोसोम के जो नंबर है उसकी स्टडी के लिए मेटाफेज सबसे बेस्ट स्टेज जो है मानी जाती है। क्रोमोसोम का अगर शेप स्टडी करना है तो एनाफेज सबसे बेस्ट स्टेज मानी जाती है। सबसे शॉर्टेस्ट स्टेज चाहे वो माइटोसिस हो चाहे वो मियोसिस हो, सबसे शॉर्टेस्ट स्टेज जो होती है वो एनाफेज मानी जाती है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। लेप्टोटीन में क्रोमोसोम जो होते हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम, ये जो है न्यूक्लियस के अंदर स्प्रेड रहते हैं, थिन होते हैं और धागे नुमा देखने को मिलते हैं। जाइगोटीन में होमोलॉगस क्रोमोसोम आपस में पेयर करते हैं जिसको हम बोलते हैं सिनेप्सिस। तो सिनेप्सिस की प्रक्रिया जो होती है जाइगोटीन में होती है। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो कि होमोलॉगस क्रोमोसोम के पेयरिंग को सपोर्ट करता है उसको बोलते हैं सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो होता है ये भी जाइगोटीन में ही बनता है। पेचिटीन में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम पेयर्ड हो गए हैं वो पेयर्ड क्रोमोसोम दिखने लगते हैं, ये मतलब बाइवेलेंट का जो फॉर्मेशन होता है वो पेचिटीन में होता है। और टेट्राड स्ट्रक्चर हमको पेचिटीन में देखने को मिलती है। क्रॉसिंग ओवर की जो प्रक्रिया होती है वो भी हमको पेचिटीन में ही देखने को मिलती है। कैजमेटा का जो फॉर्मेशन होता है वो डिप्लोटीन में होता है और कैजमेटा का टर्मिनेशन भी डिप्लोटीन स्टेज में देखने को मिलता है। डायाकाइनेसिस में क्या होता है, डायाकाइनेसिस चूंकि प्रोफेज फर्स्ट की अंतिम अवस्था है तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियोलस जो है डिग्रेड होने लगता है और साथ ही साथ यहाँ पे जो कैजमेटा का टर्मिनेशन है वो कंप्लीट हो जाता है। तो उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। माइटोसिस जो की डिस्कवरी है ये फ्लेमिंग के द्वारा जो है 1879 में फ्लेमिंग के द्वारा जो है माइटोसिस को डिस्कवर किया गया था। नाम जो माइटोसिस है ये दिया गया था 1882 में इन्हीं फ्लेमिंग के द्वारा। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। मियोसिस जो टर्म है, मियोसिस फार्मर एंड मूरे के द्वारा जो है दिया गया था। मियोसिस जो टर्म है ये फार्मर एंड मूरे के द्वारा दिया गया था 1905 में, शायद 1905 ही है। फार्मर एंड मूरे के द्वारा 1905 में मियोसिस टर्म दिया गया था। हालांकि मियोसिस को ऑब्जर्व किया गया था वान बेनेडन के द्वारा और स्ट्रासबर्गर ने ये बताया था कि जो गैमीट बनने की जो प्रक्रिया है वहाँ पे क्रोमोसोम की संख्या जो होती है वो रिड्यूज हो जाती है, आधी हो जाती है पेरेंट सेल के कंपेरिजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट अकर ड्यूरिंग मेटाफेज ऑफ मियोसिस फर्स्ट। तो मियोसिस फर्स्ट की जो मेटाफेज स्टेज होती है ये हमने आपको बताया कि यहाँ पे बाइवेलेंट जो होते हैं वो इक्वाटोरियल प्लेट पे अरेंज हो जाते हैं। कैजमेटा का टर्मिनेशन हमने आपको बताया कि कैजमेटा का टर्मिनेशन डिप्लोटीन स्टेज में होता है। क्रॉसिंग ओवर हमने आपको बताया, क्रॉसिंग ओवर जो है पेचिटीन में होती है। और सेपरेशन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम ये हमने आपको बताया है ये एनाफेज फर्स्ट में हमको देखने को मिलता है। सेपरेट हो जाते हैं क्रोमोसोम, जो होमोलॉगस क्रोमोसोम होते हैं वो आपस में सेपरेट किस में होते हैं, ये सेपरेट होते हैं एनाफेज फर्स्ट में। एनाफेज सेकेंड में क्या होता है, क्रोमैटिड सेपरेट होते हैं, पूरे के पूरे क्रोमोसोम सेपरेट नहीं होते, वहाँ पे क्रोमैटिड सेपरेट होते हैं। जबकि एनाफेज फर्स्ट में जो है होमोलॉगस क्रोमोसोम का सेपरेशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है क्रोमोसोम्स आर क्लियरली विजिबल एट। तो हमने आपको पहले ही बता दिया जो क्रोमोसोम होते हैं वो मोस्ट क्लियरली विजिबल होते हैं मेटाफेज में, इसीलिए हम मेटाफेज में ही क्रोमोसोम के नंबर और क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं। टीलोफेज में क्या होता है कि क्रोमोसोम जो होते हैं वो अपोजिट पोल पे पहुंच जाते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस का अगेन जो है सिंथेसिस हो जाता है। एनाफेज में जो क्रोमोसोम होते हैं वो आपस में सेपरेट हो जाते हैं। एनाफेज फर्स्ट की बात करें तो होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं, एनाफेज सेकंड की बात करें तो क्रोमैटिड जो है सेपरेट होते हैं। प्रोफेज की बात करें तो प्रोफेज में क्रोमोसोम जो है थिन होते हैं और स्प्रेड होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। जो माइटोसिस की प्रोफेज है ये शॉर्ट होती है, जबकि मियोसिस की जो प्रोफेज फर्स्ट होती है ये काफ़ी लंबी होती है। अलग अलग सब स्टेज में जो है 5 सब स्टेज में डिवाइड की गई है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेचिटीन, डिप्लोटीन, डायाकाइनेसिस। ठीक है, उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया है क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस बिटवीन। तो क्रॉसिंग ओवर हमने आपको बताया है, क्रॉसिंग ओवर जो होता है ये होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच में देखने को मिलता है। नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम मत लगाइएगा, नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम ट्रांसलोकेशन की जहाँ पे बात होगी, ट्रांसलोकेशन जो होता है वो नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच में होता है। ट्रांसलोकेशन हमने आपको क्रोमोसोमल एबरेशन में अच्छे से बताया है, देख लीजिएगा। आइसोक्रोमोसोम कौन से क्रोमोसोम होते हैं, आइसोक्रोमोसोम ऐसे क्रोमोसोम होते हैं जिनकी दोनों आर्म जो होती है एक समान होती है। आइसोक्रोमोसोम मिस डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर के थ्रू बनते हैं। हमने जो क्रोमोसोम के चैप्टर में इसको डीपली बताया है, देख लीजिएगा आप।
आइसोक्रोमोसोम ऐसे क्रोमोसोम, मैंने आपको फिर से बता दिया, आइसोक्रोमोसोम ऐसे क्रोमोसोम होते हैं जिसकी दोनों आर्म जो होती हैं वो एक समान होती हैं। जैसे क्रोमोसोम का जो डिवीजन होता है ये वर्टिकल होता है एक प्रकार से, लेकिन जब हॉरिजॉन्टल डिवीजन हो जाता है, ट्रांसवर्स डिवीजन होता है, तो आइसोक्रोमोसोम का फॉर्मेशन होता है। इस तरीके से जब डिवीजन होता है, और यहाँ पे मान लीजिए ए जीन है तो यहाँ पर भी ए जीन होगा, तो ये जब इस तरीके से एक्सपैंड होते हैं तो यहाँ पर भी ए और यहाँ पर भी ए, और यहाँ पे अगर हम माने कि यहाँ पे बी था, यहाँ पे भी था, तो ये भी एक्सपैंड होता है, तो इस तरीके से यहाँ पे भी बी और यहाँ पे भी बी, तो दोनों आर्म में जो है समान जो है जीन हो जाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं आइसोक्रोमोसोम। आइसोक्रोमोसोम ट्रांसवर्स डिवीजन की वजह से बनते हैं, हॉरिजॉन्टल डिवीजन की वजह से बनते हैं। नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम ऐसे क्रोमोसोम होते हैं जिन पे जो जीन्स होते हैं वो अलग अलग लक्षणों के लिए होते हैं। होमोलॉगस क्रोमोसोम ऐसे क्रोमोसोम्स होते हैं जिन पे जीन जो है समान लक्षणों के लिए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, वन साइकिल माइटोसिस गिव राइज टू। तो ये आपको पता है, हमने आपको अभी बताया भी कि माइटोसिस की एक पूरी साइकिल से हमको दो जो है डिप्लॉयड सेल देखने को मिलती है। यहाँ पे अगर डिप्लॉयड है तो यहाँ पर भी ये डिप्लॉयड ही प्रोड्यूस करती है। यहाँ पे क्रोमोसोम की संख्या आधी नहीं होती, जबकि आपको मियोसिस में पता है यहाँ पे क्रोमोसोम की संख्या क्या होती है, आधी हो जाती है मियोसिस फर्स्ट में। यहाँ अगर 2n है तो यहाँ n हो जाता है, यहाँ n हो जाता है। अगेन ये डिवाइड करती है मियोसिस सेकेंड के दौरान, तो यहाँ पर भी n और यहाँ पर भी n और यहाँ पे भी n और यहाँ पर भी n। तो इस तरीके से 4 जो है हैप्लॉइड सेल बनती है किससे, मियोसिस से। कंप्लीट मियोसिस से 4 हैप्लॉइड सेल बनती है, जबकि कंप्लीट माइटोसिस से 2 जो है डिप्लॉयड सेल बनती है। तो माइटोसिस में क्रोमोसोम की संख्या आधी नहीं होती है, जबकि मियोसिस में क्रोमोसोम की संख्या क्या होती है, जस्ट जो है हाफ हो जाती है। मियोसिस से हमको गैमीट का फॉर्मेशन देखने को मिलता है, जबकि माइटोसिस जो होता है ये वुंड जो होते हैं या फिर जो ग्रोथ होती है हमारी उसको जो है सपोर्ट करता है। ठीक है, उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि शेप ऑफ क्रोमोसोम इज डिटरमाइंड बाय द पोजीशन ऑफ, तो सेंट्रोमियर की पोजीशन जो होती है उसी से जो है क्रोमोसोम का शेप निर्धारित किया जाता है। जैसे कि अगर मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम मतलब जिसमें जो है बीच में बिल्कुल क्रोमोसोम सेंट्रोमियर प्रेजेंट है, तो जब ये मूव करते हैं तो वी शेप का स्ट्रक्चर जो है बनाते हैं। मतलब इसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग ही क्रोमोसोम का जो शेप है वो निर्धारित होता है। अगर सपोज दैट जो है टीलोसेंट्रिक है क्रोमोसोम, टीलोसेंट्रिक है, तो जब ये मूव करते हैं तो आई शेप का या फिर रॉड शेप का जो है क्रोमोसोम बनता है। अगर ये जो है एक्रोसेंट्रिक है, मतलब टीलोमियर के पास में सेंट्रोमियर है, तो ये कुछ जो है जे शेप का इस तरीके का शेप बनाते हैं। तो एक्रोसेंट्रिक से जो है जे शेप का बनता है, मेटासेंट्रिक से वी शेप का क्रोमोसोम बनता है, और टीलोसेंट्रिक से आई शेप का या फिर रॉड शेप का हमको क्रोमोसोम देखने को मिलता है। तो शेप जो होता है क्रोमोसोम का वो डिटरमाइन किया जाता है सेंट्रोमियर की पोजीशन से, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि इन मियोसिस प्रोफेज फर्स्ट इज डिवाइडेड इनटू, अभी हमने आपको बताया 5 जो है सब स्टेज, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेचिटीन, डिप्लोटीन, डायाकाइनेसिस में डिवाइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ, पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम अकर्स ड्यूरिंग विच स्टेज, ये अभी हमने आपको बताया जो पेयरिंग होती है उसको हम सिनेप्सिस बोलते हैं, और ये जो पेयरिंग की प्रक्रिया होती है ये जाइगोटीन स्टेज में देखने को मिलती है। सिनेप्सिस जाइगोटीन में, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जाइगोटीन में, याद होना चाहिए आपको। पेचिटीन में क्रॉसिंग ओवर टेट्राड और बाइवैलेंट, डिप्लोटीन में कैजमेटा का फॉर्मेशन एंड कैजमेटा का टर्मिनाइजेशन, लेप्टोटीन में क्रोमोसोम जो है थिन होते हैं और पूरे न्यूक्लियस में स्प्रेड होते हैं। लेप्टोटीन में साइनिजेसिस की भी प्रक्रिया होती है। साइनिजेसिस में क्या होता है, सारे के सारे क्रोमोसोम न्यूक्लियस के एक छोर पर जो है कलेक्ट हो जाता है, जिससे दूसरा छोर जो होता है ये बिल्कुल क्लीन हो जाता है, तो इसको बोलते हैं साइनिजेसिस। साइनिजेसिस की प्रक्रिया कहाँ पर होती है, लेप्टोटीन में होती है। उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन डीएनए। तो देखिए आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए होता है, क्लोरोप्लास्ट में भी डीएनए होता है, न्यूक्लियस में तो डीएनए होता ही होता है। गोल्जी बॉडी बच गया, गोल्जी बॉडी में हमको डीएनए देखने को नहीं मिलता है। गोल्जी बॉडी को डिस्कवर किया गया था कैमिलो गोल्जी के द्वारा 1898 में जो है गोल्जी बॉडी के द्वारा कैमिलो गोल्जी के द्वारा गोल्जी बॉडी को डिस्कवर किया गया था। गोल्जी बॉडी को हम पैकेजिंग हाउस ऑफ द प्लांट सेल गोल्जी बॉडी को हम पैकेजिंग हाउस भी बोलते हैं, चाहे वो प्लांट सेल हो चाहे वो एनिमल सेल हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि गोल्जी बॉडी हमको प्लांट में भी देखने को मिलती है और गोल्जी बॉडी हमको एनिमल सेल में भी देखने को मिलती है। थोड़ा सा जो है यहाँ पे डिसबैलेंस हो गया था, तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। गोल्जी बॉडी हमको प्लांट सेल में भी देखने को मिलती है, गोल्जी बॉडी हमको एनिमल सेल में भी देखने को मिलती है। गोल्जी बॉडी को हम
पैकेजिंग हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रोटीन्स वगैरह का, लिपिड्स वगैरह का क्या होता है, पैकेजिंग होता है। और इसको हम ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल भी बोलते हैं, इसको पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। तो ये भी चीज़ आप याद रखिएगा, इसको ट्रैफिक पुलिस और इसको हम पैकेजिंग हाउस ऑफ द सेल और इसको हम पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया में रेस्पिरेशन की प्रक्रिया होती है, और यहाँ पे हमको जो है इसकी डिस्कवरी की अगर बात करें तो कॉलिकर ने 1850 में इसको डिस्कवर किया गया था। अल्टमान ने इसको बायोप्लास्ट कहा था, और सी बेंडा ने जो है इसको माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था। सी बेंडा ने 1898 में इसको माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था। अल्टमान ने इसको बायोप्लास्ट 1894 में कहा था। कोलिकर महोदय थे, इन्होंने 1850 में माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर किया था। माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स साइकिल की प्रक्रिया होती है, जहाँ पे एटीपी जो है प्रोड्यूस होती है, तो इसीलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हमको जो है ऑक्सीसोम देखने को मिलते हैं। जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेन्स है, ये भी जो है आपसे पूछा जाता है। और इसके अंदर हमको माचिस की तीली नुमा जो है संरचना देखने को मिलती है, जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीसोम, जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीसोम। F1 F0 पार्टिकल्स बोलते हैं, F1 F0 पार्टिकल या फिर ऑक्सीसोम बोलते हैं। और अंदर की तरह उंगली नुमा जो है इस तरीके से, ये जो अंदर की इनर जो मेम्ब्रेन होती है इसको हम बोलते हैं क्रिस्टी। जो उंगली नुमा संरचना बनाती है इसको हम बोलते हैं क्रिस्टी, ठीक है, इसको हम क्रिस्टी बोलते हैं। बाहरी लेयर जो है सपाट होती है, फ्लैट होती है, अंदर की लेयर जो होती है वो उंगली नुमा संरचना बनाती है, जिसको हम बोलते हैं क्रिस्टी। और इसी क्रिस्टी के ऊपर जो है माचिस की तीली नुमा संरचनाएं पाई जाती हैं, जिनको हम बोलते हैं ऑक्सीसोम या फिर F1 F0 पार्टिकल्स या फिर F1 F0 कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। और यहाँ पे एटीपी की सिंथेसिस देखने को मिलती है, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, क्लोरोप्लास्ट ऑप्शन में दिया हुआ है। तो क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट में हमको फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया देखने को मिलती है। फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया मतलब सिंथेसिस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो यहाँ पे फूड मटेरियल का जो फॉर्मेशन होता है प्लांट्स के अंदर वो देखने को मिलता है। क्लोरोप्लास्ट हमको केवल और केवल प्लांट सेल में देखने को मिलते हैं, हमको एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट देखने को नहीं मिलते हैं। सिम्पर नामक वैज्ञानिक ने क्लोरोप्लास्ट को डिस्कवर किया था। हीकल नामक वैज्ञानिक ने प्लास्टिड को डिस्कवर किया था, मतलब लवक जो होते हैं प्लास्टिड को डिस्कवर किया गया था हीकल नामक वैज्ञानिक के द्वारा। बाद में जो है सिम्पर नाम के वैज्ञानिक ने प्लास्टिड को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं उसमें किसी भी प्रकार का कोई कलर नहीं पाया जाता है, अवर्णी लवक उनको बोलते हैं। क्रोमोप्लास्ट में जो है कलर पाया जाता है, मतलब जो भी आपको हरे रंग के अतिरिक्त जो भी कलर देखने को मिलता है, चाहे वो रेड हो, चाहे वो पिंक हो, चाहे वो येलो हो, वो सब क्रोमोप्लास्ट की वजह से देखने को मिलता है। क्लोरोप्लास्ट जो होती है ये हरे कलर के हमको देखने को मिलते हैं, इसमें हमको चूंकि क्लोरोफिल देखने को मिलता है। क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं ये भी डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेन्स होते हैं, और यहाँ पे हमको जो है थाइलेक्वाइड्स देखने को मिलते हैं। इस तरीके से क्वाइन के स्टैग्ड जो है ये लेयर बन जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्या, ये एक को हम थाइलेक्वाइड बोलते हैं, ठीक है, एक को हम थाइलेक्वाइड बोलते हैं। और ये जो स्टैग्ड हो जाते हैं इसको हम बोलते हैं ग्रेनम, इसको हम बोलते हैं ग्रेनम। और ये बहुत सारे स्टैग्ड हो जाते हैं इस तरीके से, और ये आपस में अटैच हो जाते हैं, जिससे अटैच होते हैं इसको बोलते हैं स्ट्रोमा लैमेली। और इन सभी अटैच्ड ग्रेनम को हम ग्रेना बोलते हैं, मतलब जो प्लूरल होता है वो ग्रेना होता है, जो सिंगुलर होता है वो ग्रेनम होता है। और जो ग्रेनम बना होता है ये किससे बना होता है? थाइलेक्वाइड से बना होता है। थाइलेक्वाइड में 230 मॉलिक्यूल्स होते हैं क्लोरोफिल के होते हैं, और क्लोरोफिल जो होता है वो ही लाइट को कैप्चर करता है, जिससे जो है आपको फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया देखने को मिलती है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर लिक्विड भरा रहता है उसको क्या बोलते हैं? तो स्ट्रोमा बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो लिक्विड भरा रहता है उसको क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं। सेल के अंदर जो भरा रहता है उसको हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटोप्लाज्म को हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। न्यूक्लियस के बाहर प्रोटोप्लाज्म को हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। एक क्वेश्चन यहाँ से और पूछा जाता है कि जो लाइट रिएक्शन है वो कहाँ पे होती है, जो डार्क रिएक्शन है वो कहाँ पे होती है? तो फोटोसिंथेसिस की जो लाइट रिएक्शन होती है वो ग्रेना में देखने को मिलती है, और जो डार्क रिएक्शन होती है वो स्ट्रोमा में देखने को मिलती है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाता है। न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल होता है। यहाँ पे हमको क्रोमोसोम या फिर जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो देखने को मिलता है। मतलब एक प्रकार से
इनहेरिटेंस का जो काम होता है वो न्यूक्लियस का ही होता है। न्यूक्लियस को जो है ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन नाम के वैज्ञानिक ने जो है किया था। ठीक है, ट्रेडेस्कैंटिया में पॉलन मदर सेल में जो है रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा न्यूक्लियस को डिस्कवर किया गया था। ट्रेडेस्कैंटिया फ्लावरिंग प्लांट है। उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट का हमने अभी आपको डिटेल में बता दिया है। फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया जो है क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है। प्रोटीन सिंथेसिस की प्रक्रिया जो होती है ये राइबोसोम में होती है, इसीलिए राइबोसोम को हम जो है किचन ऑफ द सेल बोलते हैं, सॉरी इंजन ऑफ द सेल जो है हम बोलते हैं। राइबोसोम को हम इंजन ऑफ द सेल बोलते हैं। इंजन ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं? क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस की जो प्रक्रिया होती है या फिर एंजाइम्स की जो सिंथेसिस की प्रक्रिया होती है वो कहाँ पे होती है? राइबोसोम के अंदर होती है। भाई देखिए जितने भी एंजाइम्स हैं क्या है? प्रोटीन है। ठीक है, मोस्टली जो एंजाइम्स हैं वो क्या है? प्रोटीन है। और एंजाइम सिंथेसिस की प्रक्रिया या फिर प्रोटीन सिंथेसिस की प्रक्रिया कहाँ पे होती है? राइबोसोम में होती है। और एंजाइम सारी वाइटल एक्टिविटीज को चलाने का काम करते हैं। तो इंजन ऑफ द सेल हम किसको बोलेंगे? राइबोसोम को बोलेंगे। जबकि किचन ऑफ द सेल हम किसको बोलेंगे? क्लोरोप्लास्ट को बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में ही भोजन बनने की प्रक्रिया, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है। तो किचन ऑफ द सेल क्लोरोप्लास्ट, इंजन ऑफ द सेल राइबोसोम, इंजन ऑफ द सेल राइबोसोम। उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। पावर हाउस ऑफ द सेल मतलब रेस्पिरेशन कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो पावर हाउस ऑफ द सेल किसको बोलेंगे? हम माइटोकॉन्ड्रिया को बोलेंगे। ग्लाइकोलिसिस की जो प्रक्रिया होती है ये हमको साइटोप्लाज्म में देखने को मिलती है, जबकि क्रेब्स साइकिल की जो प्रक्रिया होती है वो हमको माइटोकॉन्ड्रिया में देखने को मिलती है। तो उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, पैकेजिंग ऑफ द फूड मटेरियल इज एसोसिएटेड। अभी हमने आपको बताया पैकेजिंग कहाँ पे होती है? गोल्जी बॉडी में होती है। क्लोरोप्लास्ट को हमने डिस्कस कर ही लिया है। राइबोसोम को हमने डिस्कस कर लिया। राइबोसोम दो तरीके के होते हैं, 70S एंड 80S। ये भी आपसे पूछा जाता है। एस का मतलब होता है सेडिमेंटेशन कॉएफिशिएंट या फिर सोडेबर्ग यूनिट, ये भी आपसे पूछा जाता है। ये कितने यूनिट के बने होते हैं? ये 50S एंड 30S के बने होते हैं। 70S जो होता है ये 50S एंड 30S ये आपसे पूछा जाता है, ये याद कर लीजिए। 80S जो होता है ये 60S प्लस 40S का बना होता है, ये आपसे पूछा जाता है। राइबोसोम जो है, राइबोसोम को सबसे पहले ऑब्जर्व किया गया था क्लाउड नाम के वैज्ञानिक के द्वारा। क्लाउड नाम के वैज्ञानिक थे, इनको द्वारा ऑब्जर्व किया गया था, इसीलिए राइबोसोम को क्लाउड पार्टिकल भी बोलते हैं। हालांकि रॉबिन्सन एंड ब्राउन को जो है डिस्कवरी की क्रेडिट जाता है। रॉबिन्सन एंड ब्राउन जो है 1953 में राइबोसोम की अगर डिस्कवरी पूछा जाए तो रॉबिन्सन एंड ब्राउन नाम के वैज्ञानिक ने इसको डिस्कवर किया था। पैलाडे नामक वैज्ञानिक ने जो है प्लांट सेल से सबसे पहले क्या किया था? इसको जो है आइसोलेट किया था राइबोसोम को, और इसमें आरएनए इन्होंने देखा था कि राइबोसोम में आरएनए पाया जाता है। ये भी आपसे पूछा जाता है कि राइबोसोम किसके बने थे? तो राइबोसोम आरएनए और आर प्रोटीन के बने होते हैं। आरएनए और आर प्रोटीन के राइबोसोम बने होते हैं, इसीलिए राइबोसोम को राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन भी बोलते हैं। और राइबोसोम जो होते हैं ये यूनिवर्सल सेल ऑर्गेन्स होते हैं, मतलब ये प्रोकैरियोट्स में भी देखने को मिलते हैं और यूकैरियोट्स में भी देखने को मिलते हैं। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रोकैरियोट्स में कौन से राइबोसोम पाए जाते हैं? तो प्रोकैरियोट्स में 70S राइबोसोम पाए जाते हैं, जबकि यूकैरियोट्स में 70S एंड 80S दोनों तरीके के पाए जाते हैं। 70S हमने आपको बताया 50S एंड 30S का बना होता है, और ये जो 50 एंड 30S जुड़ते हैं ये जो है मैग्नीशियम आयन के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। ये भी जो है आप लोग याद करिए, ये भी पूछ लेता है कि मैग्नीशियम आयन के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है 50 एंड 30S जो जुड़ जाते हैं। ठीक है, इनका जुड़ना और हटना मैग्नीशियम आयन के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। हाई कंसंट्रेशन जुड़ जाएंगे, लो कंसंट्रेशन हट जाएंगे। तो ये हो गया। अब राइबोसोम हमने आपको बताया कि इनको राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें आरएनए भी होता है और प्रोटीन भी होता है। राइबोसोम में प्रोटीन की सिंथेसिस मतलब यहाँ पे एंजाइम्स की सिंथेसिस भी होती है, तो इनको हम इंजन ऑफ द सेल भी बोलते हैं। और राइबोसोम जो होते हैं ये यूनिवर्सल सेल ऑर्गेन्स हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेन्स कौन से हैं? तो मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेन्स जो है राइबोसोम ही है, इसमें किसी प्रकार का कोई मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि राइबोसोम का फॉर्मेशन कहाँ से होता है? तो राइबोसोम का फॉर्मेशन जो होता है वो न्यूक्लियोलस से होता है, मतलब केंद्रिका से होता है। न्यूक्लियस के अंदर जो केंद्रिका पाई जाती है, न्यूक्लियोलस पाई जाती है, उससे जो है राइबोसोम का फॉर्मेशन होता है। राइबोसोम कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? राइबोसोम जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाए जाते हैं। राइबोसोम
साइटोप्लाज्म में फ्रीली पाए जाते हैं। राइबोसोम जो होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे पाए जाते हैं। तो ये अलग अलग जो जगह पे पाए जाते हैं राइबोसोम। अब राइबोसोम जो नाम है ये रॉबर्ट नाम के वैज्ञानिक ने दिया था। राइबोसोम जो नाम है ये रॉबर्ट नाम के वैज्ञानिक ने 1958 में दिया था। एक कॉन्सेप्ट आपका और क्लियर करते हैं, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है इससे जो है बनता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बनता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनता है गोल्जी बॉडी, और गोल्जी बॉडी से बनता है क्या, लाइसोसोम। ये भी आप लोग याद रखिएगा, पूछ लेता है कि लाइसोसोम किससे बनते हैं। लाइसोसोम बनते हैं गोल्जी बॉडी से। गोल्जी बॉडी किससे बनता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किससे बनता है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बनता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, नेक्स्ट ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं, लाइसोसोम। तो लाइसोसोम को जो है डी डबे नाम के वैज्ञानिक ने 1955 में डिस्कवर किया था। लाइसोसोम को हम सुसाइडल बैग ऑफ द सेल भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं। किसी प्रकार का कोई अगर खतरा देखती है लाइसोसोम तो ये अपनी ही सेल को क्या कर देती है, ब्लास्ट कर देती है। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। तो उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बेसिक क्रोमोसोम नंबर इज डिनोटेड बाय। तो बेसिक क्रोमोसोम नंबर आपको पता है, बेसिक क्रोमोसोम जो होते हैं ये एक्स से डिनोट किए जाते हैं। बेसिक क्रोमोसोम नंबर ऐसे क्रोमोसोम नंबर होते हैं जो कि किसी भी स्पीशीज में और अगर क्रोमोसोम पाए जा रहे हैं तो उसी के जस्ट जो है मल्टीपल में होंगे। जैसे कि हम अगर गेहूं में बात करें, वीट में बात करें, तो वीट में जो है आपको 7 बेसिक क्रोमोसोम नंबर देखने को मिलते हैं। बाकी जो भी होगा सब इसी के मल्टीपल में होगा। जैसे मनुष्य में अगर बात करें तो 21 जो है ये बेसिक क्रोमोसोम है। अब जो भी होगा इसी के एक प्रकार से मल्टीपल में होगा। कम एंड ज़्यादा जो है इससे हो सकता है। 21 क्रोमोसोम जो है ये क्या है, मतलब यहाँ पे किसी प्रकार का कोई रिपीटिशन नहीं है, क्योंकि 42 गुणसूत्र होते हैं, आपको पता है। सॉरी, ये मैं आपको थोड़ा यहाँ पे कंफ्यूजन हो गया, सॉरी इसके लिए। मनुष्य में जो है 23 है, नहीं, मनुष्य में कितने, 23 क्रोमोसोम, ठीक है, 23 क्रोमोसोम होते हैं। अब ये जो 23 क्रोमोसोम है मनुष्य में, ये जो है क्या है, ये बेसिक क्रोमोसोम नंबर है। ये क्या है, बेसिक क्रोमोसोम नंबर। कुछ भी होगा तो इसी के मल्टीपल में होगा। यहाँ पे किसी प्रकार का कोई रिपीटिशन नहीं है, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, बेसिक क्रोमोसोम नंबर। गैमेटिक क्रोमोसोम नंबर को हम किससे डिनोट करेंगे, एन से। मतलब जो गैमेट में क्रोमोसोम नंबर होंगे उसको हम किससे डिनोट करेंगे, एन से। 2n मतलब क्या है, 2n का मतलब ये है कि सोमैटिक क्रोमोसोम नंबर। ये जो है 2 की पावर n का मतलब कुछ नहीं, ठीक है। 2n का मतलब क्या है, सोमैटिक क्रोमोसोम नंबर। n का मतलब क्या है, गैमेटिक क्रोमोसोम नंबर। और x का मतलब क्या है, बेसिक क्रोमोसोम नंबर। उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन कॉज स्यूडो डोमिनेंस। ये हमने आपको कई बार बताया। स्यूडो डोमिनेंस का जो केस होता है ये डिलीशन के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। स्यूडो डोमिनेंस में होता क्या है, डोमिनेंट एलील के एब्सेंस में रिसेसिव एलील अपने आप को एक्सप्रेस करने लगता है, जिसको हम बोलते हैं स्यूडो डोमिनेंस। डोमिनेंट एलील के एब्सेंस में रिसेसिव एलील्स अपने आप को एक्सप्रेस करने लगता है, जिसको हम बोलते हैं स्यूडो डोमिनेंस। डिलीशन की वजह से मान लीजिए अगर डोमिनेंट एलील डिलीट हो जाता है तो रिसेसिव एलील अपने आप को एक्सप्रेस करने लगता है, जिस कंडीशन को हम बोलते हैं स्यूडो डोमिनेंस। डुप्लीकेशन, ट्रांसलोकेशन, इन्वर्जन, इन सब चीज़ों को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। क्रोमोसोमल एब्रेशन पिछले भी वीडियो में अभी हमने डिस्कस किया था, तो ये आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि नली शोमिक आर रिप्रेजेंटेड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर से जरूर आते हैं। नली शोमिक जो डिनोट किए जाते हैं ये 2n-2 से डिनोट किए जाते हैं। मतलब पूरा का पूरा होमोलॉगस क्रोमोसोम पेयर जो होता है ये जो है लॉस हो जाता है यहाँ से। नली शोमिक को हम 2n-2 से डिनोट करते हैं। 2n-1 जो है ये डबल मोनोसोमी है। मोनोसोमी को किससे डिनोट करते हैं, 2n-1 से। ये जो देखिए 2n-1 तो ये सब्स्टिट्यूशन मोनोसोमी है, सब्स्टिट्यूशन मोनोसोमी है। 2n+2 क्या है, टेट्रासोमी है। 2n+2 क्या है, टेट्रासोमी है, ठीक है। तो ये क्रोमोसोमल एबरेशन में हमने डिस्कस किया है। यहाँ पे हमने आपको बता दिया कि ये कौन सी जो है कंडीशन है, ठीक है। ये कौन सी कंडीशन है ये भी हमने डिस्कस कर लिया है। टेट्रासोमी 2n+2, सब्स्टिट्यूशन मोनोसोमी 2n-1+1, डबल मोनोसोमी 2n-1 -1, नलीसोमी 2n-2।
हाउ मैनी सोमेटिक क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इन मेज। तो मेज में आपको पता है कि 20 क्रोमोसोम देखने को मिलते हैं, 24 आपको जो है पैडी में देखने को मिलते हैं, और सोलेनेसी कुल के जो भी हैं मोस्टली उनमें देखने को मिलते हैं केवल, और पोटैटो एंड टोबैको को छोड़ करके उसमें 48 होते हैं, बाकी सोलेनेसी कुल में 24 ही होते हैं। 14 क्रोमोसोम आपको जो है पी में देखने को मिलते हैं, देसी चिकपी में देखने को मिलते हैं, बार्ले में देखने को मिलते हैं, पर्मेट में देखने को मिलते हैं, जूट में देखने को मिलते हैं 14 क्रोमोसोम। 40 क्रोमोसोम आपको जो है ग्राउंडनट में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ कह रहा है कॉल्चिसिन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। तो कॉल्चिसिन जो है ये कॉल्चिकम ऑटमनल नामक जो है प्लांट से आइसोलेट किया गया था। इसका जो है केमिकल फार्मूला है C22H25, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया है, NO6 ये इसका जो है केमिकल फार्मूला है। इसको सबसे पहले पेलेटायर एंड कमेंटॉय नाम के वैज्ञानिकों ने 1820 में डिस्कवर किया था, खोजा था, आइसोलेट किया था कॉल्चिकम ऑटमनल से। और सबसे पहले इसको साइटोलॉजिकली इफेक्ट इसका देखा गया था डस्टिन नाम के वैज्ञानिक के द्वारा। यही पूछा जाता है, डस्टिन नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले जो है कॉल्चिसिन का साइटोलॉजिकल इफेक्ट देखा था, और इन्होंने जो है देखा था कि कॉल्चिसिन जो होता है ये सेल डिवीजन को या फिर माइटोसिस को इनहिबिट कर सकता है। ब्लेकेस्ली और अवेरी का भी आपको कंट्रीब्यूशन पूछा जाता है। तो ब्लेकेस्ली एंड अवेरी ने सबसे पहले कॉल्चिसिन को यूज किया था प्लांट ब्रीडिंग में पॉलीप्लॉइडी को इंड्यूस करने के लिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये आपसे पूछा जाता है। एलियम सेपा आपको पता है अनियन होता है, और रोजा इंडिका जो है रोज है, ठीक है, और कोलियस ब्लूमी जो है ये फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है, कोलियस ब्लूमी जो है ये प्रकार का फ्लावरिंग प्लांट है। तो इनसे जो है आइसोलेट नहीं किया गया, कॉल्चिकम ऑटमनल से जो है आइसोलेट किया गया था कॉल्चिसिन को। किसने आइसोलेट किया ये भी हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि टेट्रासोमिक हमने आपको बताया था 2n+2 से हम जो है टेट्रासोमिक को डिनोट करते हैं। 2n-1 मतलब डबल मोनोसोमी, 2n-1+1 मतलब सब्स्टिट्यूशन मोनोसोमी, 2n+2 मतलब टेट्रासोमी। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में 2 बार ये दे दिया है, तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, ये 2n+2 ये हो जाएगा। इन्वर्जन लीड्स टू चेंज इन। तो इन्वर्जन में आपको पता है कि यहाँ पे जीन का सीक्वेंस चेंज होता है, जीन का नंबर तो डिलीशन में चेंज होगा, जीन का कंपोजिशन नहीं चेंज होगा यहाँ पे, ठीक है, जीन सीक्वेंस चेंज हो जाएगा, जैसे कि A-T-G-C इस तरीके से सीक्वेंस है, या फिर हम कहें जीन यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, यहाँ पे C है, यहाँ पे D है। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे अगर क्रोमोसोम टूट रहा है, कोई इस तरीके से 2 जगह से टूट रहा है, और टूट करके ये क्या होता है 180 पे रोटेट हो जाता है, 180 डिग्री पे क्या होता है रोटेट हो जाता है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है इन्वर्जन के केस में। और टूट करके ये जो है फिर से क्या होता है जुड़ जाता है। तो ये अभी AB था, ये क्या हो जाता है फिर BA हो जाता है, 180 डिग्री पे जो है घूम जाता है क्रोमोसोम जो टूटता है वो, और टूट करके अगेन जो है जुड़ जाता है। इन्वर्जन 2 तरीके के होते हैं, पेरीसेंट्रिक एंड पैरासेंट्रिक। पैरासेंट्रिक इन्वर्जन में इन्वर्टेड सेगमेंट में सेंट्रोमियर नहीं होता है, ये आपसे पूछा जाता है। सेंट्रोमियर जो है अब्सेंट होता है, सेंट्रोमियर अगर अब्सेंट है इन्वर्टेड सेगमेंट में तो उसको हम पैरासेंट्रिक बोलते हैं, उसको हम पैरासेंट्रिक बोलते हैं। और अगर सेंट्रोमियर प्रेजेंट है तो उसको हम पेरीसेंट्रिक बोलते हैं। ये आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। यहाँ मेमोराइज करने के लिए ट्रिक है, अब्सेंट देखिए ए लगा हुआ तो पैरासेंट्रिक, इन्वॉल्व आपको याद रखना है, तो ये हालांकि आई से होता है लेकिन ई आप याद रखिए। तो पेरीसेंट्रिक में इन्वर्टेड सेगमेंट में सेंट्रोमियर इन्वॉल्व होगा, और पैरासेंट्रिक में इन्वर्टेड सेगमेंट में सेंट्रोमियर अब्सेंट होगा, ठीक है। तो ये उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि जेनेटिक कंपोजिशन ऑफ ब्रेस्का निग्रा। तो ये हमने जो है ब्रेस्का ट्राइंगल आपको बताया है, इस तरीके से ब्रेस्का ट्राइंगल जो है नगायरू के द्वारा 1935 में दिया गया था। तो यहाँ पे निग्रा स्पीसीज होती है, ब्रेस्का निग्रा, यहाँ पे ओलेरेशिया होती है, और यहाँ पे कंपेस्ट्रिस होती है। अब निग्रा और कंपेस्ट्रिस के क्रॉस से क्या बनता है, जंसिया बनता है, ये आपको पता है। ओलेरेशिया और कंपेस्ट्रिस के क्रॉस से नेपस बनता है, ब्रेस्का नेपस, और निग्रा एंड ओलेरेशिया के क्रॉस से क्या बनता है, कैरिनाटा बनता है। ये ब्रेस्का ट्राइंगल जो है नगहरू के द्वारा दिया गया है। यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे AA जीनोम होता है, और यहाँ पे BB जीनोम होता है, और यहाँ पे CC जीनोम होता है। अगर इनका दोनों का क्रॉस होकर के ये बना है तो यहाँ पे AACC हो जाता है, AACC हो जाता है। यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे
मतलब यहाँ पे 16 जो है, हटा देते हैं पहले इसको। यहाँ पे क्या होता है, 16 जो है गुणसूत्र होते हैं निग्रा में, और यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे 18 होते हैं और यहाँ पे 20 होते हैं। ठीक है, कंपेस्ट्रिस में 20 गुणसूत्र होते हैं, निग्रा में 16 गुणसूत्र होते हैं, और ओलेरेसिया में 18 गुणसूत्र होते हैं। तो अब देखिए इनके और इनके क्रॉस से अगर ये बना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 34 हो जाएगा। यहाँ पे इसके इसके क्रॉस से ये बना है तो 20 और 18 38 हो जाएगा। यहाँ पे इसके और इसके क्रॉस से बना तो यहाँ पे 36 हो जाएगा, तो जनसिया में 36 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए बी है और यहाँ पे क्या है, सी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी और सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए टेट्राप्लॉइड ये भी है, टेट्राप्लॉइड ये भी है, और टेट्राप्लॉइड ये भी है। जबकि जो निग्रा है, जो ओलेरेसिया है, और जो कंपेस्ट्रिस है, ये क्या है, डिप्लॉयड है। तो बी किस में पाया जा रहा है, बी जो है निग्रा में पाया जा रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए हमने ऑप्शन दिया हुआ है क्या, बी ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेट्राप्लॉइड, हमने आपको बताया है कि देखिए कंपेस्ट्री जो है डिप्लॉयड है, ओलेरेसिया डिप्लॉयड है, निग्रा भी डिप्लॉयड है, जनसिया क्या है, जनसिया जो है टेट्राप्लॉयड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि हाउ मैनी सोमैटिक क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन पर मिनट। तो पर मिनट में अभी हमने आपको बताया 14 होते हैं, 40 जो है ग्राउंडेड में देखने को मिलते हैं, 20 जो है मेज में देखने को मिलते हैं, 24 जो है आपको पैडी में देखने को मिलते हैं, और सोलेनेसी कुल के जितने भी पौधे हैं लगभग उनमें देखने को मिलता है, एक्सेप्ट टोबैको एंड पोटैटो। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, 2 इंड्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर नोन एज। तो टीलोमियर बोलते हैं, दो जो इंड होते हैं क्रोमोसोम के उसको हम क्या बोलते हैं, टीलोमियर बोलते हैं। सेंट्रल पार्ट को, या फिर हम पहले जो प्राइमरी कंस्ट्रक्शन होता है उसको सेंट्रोमियर बोलते हैं, जिससे जो है मेटाफेज के दौरान क्रोमोसोम जो है आपस में जुड़े होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर बोलते हैं। ये जो छोर होते हैं इनको टीलोमियर बोलते हैं, और इसमें इस तरीके से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम क्रोमोनिमेटा बोलते हैं। इस तरीके से जो क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम क्रोमोमियर बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने क्रोमोसोम में डिस्कस किया है, उसको आप लोग देख लीजिए। मेटाफेज में क्रोमोसोम जो है 2 पार्ट में डिवाइड होता हुआ लॉन्गिट्यूडनली दिखता है, जिसमें से एक को हम क्या बोलते हैं, क्रोमैटिड बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको हमने बता रखा है क्रोमोसोम वाले चैप्टर में, वो ये आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, नॉर्मली क्रॉसिंग ओवर प्रमोट्स। तो देखिए क्रॉसिंग ओवर हमेशा जो है रिकम्बिनेशन को प्रमोट करेगा, ये आपको पता है। ठीक है, पैरेंटल टाइप्स को लिंकेज प्रमोट करता है। लिंकेज क्या होता है, टेंडेंसी ऑफ 2 और मोर जीन टू स्टे टुगेदर ड्यूरिंग इनहेरिटेंस। वंशानुगति के दौरान अगर 2 या 2 से अधिक जीन्स जो होते हैं वो एक साथ इनहेरिट होते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं, लिंकेज बोलते हैं। लिंकेज को सबसे पहले ऑब्जर्व किया गया था सट्टन एंड बोवेरी के द्वारा, जब इन्होंने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इंटेंस को प्रपोज किया था। लेकिन बेटसन एंड पुन्नेट ने जो है लिंकेज को स्टडी किया, और इसके रिगार्डिंग उन्होंने कपलिंग एंड रिपल्सन फेज दिया था 1905 में। ये भी आपसे पूछा जाता है, कपलिंग एंड रिपल्सन फेज जो है इसके द्वारा दिया गया। तो कपलिंग एंड रिपल्सन फेज जो है ये दिया गया था बेटसन एंड पुन्नेट के द्वारा 1905 में। कब इन्होंने किस पे काम किया था, स्वीट पी पे इन्होंने काम किया था। हालांकि लिंकेज जो टर्म है ये टी.एच. मॉर्गन के द्वारा 1910 में दिया गया था। लिंकेज का क्लियर कट एग्जांपल जो है हचिंसन के द्वारा 1922 में दिया गया था। ये सारी चीजें हमने लिंकेज के चैप्टर में डिस्कस किया है। उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ में आई होगी। कपलिंग क्या होता है, जब रिसेसिव या फिर डोमिनेंट जीन के बीच में लिंकेज होता है तो उसको हम बोलते हैं कपलिंग फेज। अगर एक रिसेसिव एक डोमिनेंट एलील के बीच में लिंकेज है, मतलब डोमिनेंट एंड रिसेसिव के बीच में अगर लिंकेज होता है तो उसको हम रिपल्सन फेज बोलते हैं। अगर डोमिनेंट या फिर रिसेसिव के बीच में एक लिंकेज होता है तो उसको हम कपलिंग फेज बोलते हैं। उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर नेवर एक्सीड। तो ये 50% से ऊपर नहीं होता, क्योंकि देखिए आपको पता है कि जो क्रॉसिंग ओवर होता है ये नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स में होता है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। तो एक क्रोमैटिड में, एक क्रोमैटिड इधर ये और एक क्रोमैटिड इसका, तो अगर एक क्रोमोसोम की बात करें तो 50% यहाँ पे 50% यहाँ भी, दोनों क्रोमोसोम में 4 क्रोमैटिड थे और जिनमें से 2 में हो रहा है, तो इस तरीके से क्या है 50% से ऊपर जो है ये एक्सीड नहीं होता। तो उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, लिंकेज कैन बी डिटरमाइंड बाई। तो लिंकेज जो देखिए टेस्ट क्रॉस से जो है डिटरमाइन किया जा सकता है। जैसे कि मेंडल ने जो है टेस्ट क्रॉस रेशियो क्या दिया था, 1:1। ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए, डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए 1:1:1 ये 4x1 ये दिया था। लेकिन लिंकेज में क्या होता है, ये इसका मतलब क्या है, यहाँ पे पैरेंटल टाइप और रिकम्बिनेंट टाइप,
ये सब बराबर बराबर बनते हैं। पेरेंटल टाइप एंड रिकम्बिनेंट टाइप सब क्या होते हैं, बराबर बराबर जो है देखने को मिलते हैं अगर हम टेस्ट क्रॉस करते हैं। ये हमने जो है मेंडल लॉ में डिस्कस किया है, आप लोग देख लीजिएगा अगर आप यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, रिकम्बिनेंट टाइप और पेरेंटल टाइप्स एक समान बनते हैं, लेकिन लिंकेज में क्या होगा, जैसा कि हमने आपको बताया पेरेंटल टाइप ज़्यादा बनेंगे, तो 7:1:1:7 बनेंगे, ये पेरेंटल टाइप हो जाएंगे और ये रिकम्बिनेंट टाइप हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपको टेस्ट क्रॉस जब आप करेंगे और पेरेंटल टाइप के ज़्यादा बन जाएंगे तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे लिंकेज है। टॉप क्रॉस मेथड से नहीं होगा, बैक क्रॉस मेथड से नहीं होगा, रिपीटेड इंटरमेटिंग से नहीं होगा। टॉप क्रॉस क्या होता है, वैरायटी इनटू इनब्रेड क्रॉस होता है। बैक क्रॉस क्या होता है कि जब हम F1 का उसके किसी भी पेरेंट से क्रॉस कराते हैं तो उसको हम बैक क्रॉस बोलते हैं। टेस्ट क्रॉस में क्या होता है कि जब हम F1 हाइब्रिड का उसके रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस करते हैं तो उसको हम टेस्ट क्रॉस बोलते हैं। मेंडल ने जो है डिस्कवर किया था लॉ ऑफ इनहेरिटेंस वर्किंग विथ, तो गार्डन पी पे इन्होंने काम किया था। ड्रोसोफिला पे तो हमने आपको बताया कि ब्रिजेस नाम के वैज्ञानिक ने ड्रोसोफिला पे काम किया था, और बार्ले पे काम किसके द्वारा किया गया था, बार्ले पे जो है स्टैडलर नाम के वैज्ञानिक ने जो है एक्सरे ट्रीटमेंट करके जो है बार्ले में म्यूटेशन इंड्यूस किया था। मेज में भी जो है स्टैडलर नाम के वैज्ञानिक ने एक्सरेज का ट्रीटमेंट दे करके म्यूटेशन को इंड्यूस किया था। मेज पे जीएच सल ने भी काम किया था। मेज पे जोन्स ने काम किया था। जोन्स ने डबल क्रॉस हाइब्रिड मतलब कॉन्सेप्ट दिया था, जबकि जीएच सल ने जो है सिंगल क्रॉस हाइब्रिड का कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आएगी। ड्रोसोफिला पे थॉमस हंट मॉर्गन ने भी काम किया है। थॉमस हंट मॉर्गन ने जो है ड्रोसोफिला में सेक्स लिंकेज को डिस्कवर किया था, ये भी आपसे पूछा जाता है। और ड्रोसोफिला पे जो है काम करके टीएच मॉर्गन ने, थॉमस हंट मॉर्गन ने म्यूटेशन पे भी काम किया है। म्यूटेशन पे भी काम किया और लिंकेज पे भी काम किया। लिंकेज टर्म जो है मॉर्गन के द्वारा ही दिया गया, वर्किंग विद ड्रोसोफिला मिलानो गैस्टर। ब्रिजेज ने जो है ड्रोसोफिला पे काम किया है। ड्रोसोफिला पे काम करते हुए इन्होंने डिलीशन, डुप्लीकेशन एंड ट्रांसलोकेशन टर्म दिए, इसको डिस्कवर किया। और जेनिक बैलेंस थ्योरी भी जो है ब्रिजेज ने ड्रोसोफिला पे काम करते हुए ही दिया था। जेनिक बैलेंस थ्योरी में इन्होंने बताया कि अगर किसी भी जो है ऑर्गेनिज्म का, किसी भी लिविंग बॉडी का जो X/A रेशियो है ये 1 होता है तो वो फीमेल होगी, अगर 1 से ज़्यादा होता तो सुपर फीमेल होगी, अगर 1 से कम है लेकिन 0.5 से ज़्यादा है तो इंटरसेक्स होगी, अगर 0.5 है तो मेल होगा, अगर 0.5 से कम है तो सुपर मेल होगा। उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, हाउ मैनी कैरेक्टर्स डिड मेंडल स्टडी इन गार्डन पी, तो ये हमने मेंडेलियन इनहेरिटेंस में काफ़ी अच्छे से बताया है, आप लोग देख लीजिए। 7 कैरेक्टर्स की स्टडी जो है मेंडल ने किया था। जो भी 7 कैरेक्टर इनके द्वारा स्टडी किए गए वो 4 क्रोमोसोम पे टोटल पाए जा रहे थे, 1 नंबर, 7 नंबर, 4 नंबर एंड 5 नंबर। व्हेन सेंट्रोमियर इज इन्वॉल्व इन द इन्वर्जन, ये हमने आपको बताया अभी, इसको हम पेरीसेंट्रिक बोलेंगे, अगर इन्वॉल्व है तो पेरीसेंट्रिक, अगर एब्सेंट है तो पैरासेंट्रिक, ये हमने आपको बता रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, द चेंज इन क्रोमोसोम नंबर विच इन्वॉल्व इंटायर सेट, अगर इंटायर सेट इन्वॉल्व हो रहा है मतलब पूरा का पूरा जीनोम इन्वॉल्व हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, यूप्लॉइडी बोलेंगे। अगर 1-2 क्रोमोसोम कम या ज़्यादा हो रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, एन्यूप्लॉइडी बोलेंगे। पॉलीप्लॉइडी मतलब 2 से अधिक अगर जीनोम किसी भी बॉडी में प्रेजेंट है, किसी भी ऑर्गन में प्रेजेंट है तो उसको पॉलीप्लॉइडी बोलेंगे। उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। क्रोमोसोमल न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल एबरेशन में हमने इन सब चीज़ों को डिस्कस किया है, आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया इन 1905 कपलिंग एंड रिपल्सन, अभी हमने डिस्कस किया है कि ये बेटसन एंड पुन्नेट ने दिया था। मॉर्गन पे हमने टीएच मॉर्गन पे हमने डिस्कस किया है कि टीएच मॉर्गन ने ड्रोसोफिला मिलानोगैस्टर में सेक्स लिंकेज 1910 में बताया, मतलब लिंकेज टर्म इन्होंने दिया, और इन्होंने जो है म्यूटेशन पे भी काम किया था मॉर्गन ने। मुलर ने ड्रोसोफिला पे काम करके जो है एक्सरे ट्रीटमेंट दे करके इन्होंने म्यूटेशन को इंड्यूस किया था। ब्रिजेज ने जो है डिलीशन, डुप्लीकेशन, ट्रांसलोकेशन और जेनिक बैलेंस थ्योरी जो है ड्रोसोफिला पे काम करके दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि ए क्रॉस इन विच ऑर्डर ऑफ मेल एंड फीमेल पेरेंट्स इज रिवर्स इज कॉल्ड, इसको हम क्या बोलेंगे, रेसिप्रोकल। जैसे P1 है यहाँ पे और यहाँ पे P2 है, तो यहाँ पे एक बार हमने इसको P1 को क्या लिया, फीमेल,
और इसको क्या लिया, P2 को मेल। अब हम क्या करें, हम जो है P2 को फीमेल ले लें और P1 को क्या ले लें, मेल ले लें। तो इस क्रॉस को हम क्या बोलेंगे, रेसिप्रोकल क्रॉस बोलेंगे, जहाँ पे मेल और फीमेल का जो सीक्वेंस है वो क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। तो उसको हम रेसिप्रोकल क्रॉस, बैक क्रॉस हमने आपको बता दिया है। जब F1 का हम किसी भी पेरेंट से क्रॉस करेंगे तो बैक क्रॉस बोलेंगे। टेस्ट क्रॉस हमने आपको बताया है कि जब हम F1 का रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस करेंगे तो उसको हम टेस्ट क्रॉस बोलेंगे। डायरेक्ट क्रॉस का मतलब क्या है कि P1 इंटू P2, ये डायरेक्ट क्रॉस है। रिवर्स करेंगे तो ये रेसिप्रोकल क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है ट्राई हाइब्रिड रेशियो। तो ट्राई हाइब्रिड रेशियो क्या होता है, 27 रेशियो 9 रेशियो 9 रेशियो 9 रेशियो 3 रेशियो 3 रेशियो 3 रेशियो 1। ठीक है, तो ये होता है आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। डाई हाइब्रिड रेशियो यहाँ पे ये दिया हुआ है और मोनो हाइब्रिड रेशियो ये दिया हुआ है, ये फिनोटिपिक रेशियो है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है द जीन हुज इफेक्ट इज मास्क इज कॉल्ड। तो जिसका इफेक्ट मास्क कर लिया जाता है उसको हम हाइपोस्टैटिक बोलते हैं, जो मास्क करता है उसको एपिस्टैटिक जीन बोलते हैं। एपिस्टैटिक जीन बोलते हैं जो कि मास्क करता है, और जिसका मास्क होता है उसको हम हाइपोस्टैटिक बोलते हैं। प्लियोट्रॉपिक जीन क्या होता है, ऐसा कोई जीन जिसके मल्टीपल इफेक्ट हो, जैसा सिकल सेल एनीमिया को गवर्न करने वाला जो जीन है उसके मल्टीपल इफेक्ट होते हैं। किडनी भी फेल्योर करता है, ब्लड को भी कम कर देता है, हार्ट को फेल्योर करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्लियोट्रॉपिक। मतलब वन जीन हैज मल्टीपल इफेक्ट या फिर मैनीफोल्ड इफेक्ट, तो उसको क्या बोलेंगे, प्लियोट्रॉपिक जीन बोलेंगे। मॉडिफायर जीन क्या होता है, जो दूसरे जीन के इफेक्ट को क्या करते हैं, मॉडिफाई कर दे, मॉडिफायर बोलते हैं। रेशियो ऑफ डुप्लीकेट जीन एक्शन, डुप्लीकेट जीन एक्शन का रेशियो क्या होता है, 15:1 होता है। ये सप्लीमेंट्री जीन एक्शन का दिया हुआ 934, 12:3:1 जो है ये मास्किंग जीन एक्शन का दिया हुआ है, और ये तो नॉर्मल डाईहाइब्रिड रेशियो है या फिर टिपिकल डाईहाइब्रिड रेशियो भी जो है 9:3:1 होता है। इनहिबिटरी जीन एक्शन का जो रेशियो है ये 13:3 है, ये तो डुप्लीकेट जीन एक्शन का है, ये मास्किंग जीन एक्शन का है, ये कंप्लीमेंट्री जीन एक्शन का है 9:7। पॉलीमेरिक जीन एक्शन का जो रेशियो होता है 9:6:1 होता है पॉलीमेरिक जीन एक्शन का। और कौन सा छूट गया है, 9:7 हो ही गया कंप्लीमेंट्री जीन एक्शन। मास्किंग का जो है हो ही गया, और इनहिबिटरी का हो गया, डुप्लीकेट का हो गया, सप्लीमेंट्री का 9:3:4 होता है, और एडिटिव जीन एक्शन 1:4:6:4:1 होता है एडिटिव जीन एक्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड ज्वाइन एडेनिन एंड थाइमिन इन ए डीएनए मॉलिक्यूल, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, ए टी से जो है डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से, सी और जी जो है ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ते हैं। तो ये हमने 43 क्वेश्चन को आज डिस्कस किया है, और प्रत्येक ऑप्शन को भी हमने अच्छे से डिस्कस किया है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। इससे क्या होगा कि पॉजिटिविटी जो है आप स्प्रेड कर पाएंगे, हमारे चैनल को जो है थोड़ा सा ग्रोथ मिल जाएगी, आप लोगों का कोऑपरेशन हो जाएगा, और इस तरीके से जो अच्छा नॉलेज है लोगों तक पहुंच पाएगा। इसमें आप लोग अगर भागीदारी नहीं करेंगे तो फिर काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर जो है लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।